नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी का विपक्ष पर हमला, बोले लोकसभा में अधिनियम रोकना नारी का अपमान, सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जारी, पहले दिन 2713 श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। कल खुलेंगे यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट, प्रशासन ने की पूरी तैयारी। उत्तराखंड में चुनाव से पहले गरमाई सियासत, कांग्रेस प्रवक्ता आशीष सैनी ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा प्रदेश में हत्या दुष्कर्म जैसे अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी। उत्तराखंड में चुनाव से पहले देहरादून में तालाब की भूमि पर अतिक्रमण से जुड़ा मामला, हाईकोर्ट ने कार्रवाई के दिए निर्देश, का जिलाधिकारी जांच कर 3 महीने में ले फैसला। उत्तराखंड में मौसम का डबल अटैक, मैदान में गर्मी का टॉर्चर, पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले इस ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को रोकना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि यह नारी शक्ति का सीधा अपमान भी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जारी बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आधी आबादी को उनका अधिकार दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन विपक्ष लगातार इसमें बाधा डालता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधेयक का विरोध करने के साथ साथ उसका मजाक उड़ाना महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाना जैसा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब महिलाओं के अधिकारों के रास्ते में अवरोध खड़े किए गए हों। पूर्व में भी कई अवसर आए हैं जब महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखने का प्रयास किया गया। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर के देवभूमि अब पूरी तरह से तैयार है। ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप में यात्रियों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई। वहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यात्रा प्रशासन के विशेष कार्यकारी पीपी नोटियाल ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। तो विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर के देवभूमि पूरी तरह से तैयार है। ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप में यात्रियों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई। वहीं आज सीएम धामी भी हरी झंडी दिखाकर के यात्रियों को रवाना करेंगे। यात्रा प्रशासन के विशेष कार्य अधिकारी पीपी नोटियाल ने भी कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा कल से शुरू होने जा रही है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है। पहले दिन 2713 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, कल खुलने जा रहे हैं यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट, ये खुशी की खबर है। देखिए क्या कुछ तैयारियां इस उपलक्ष्य में की जा रही हैं वहां पर। आज धामी भी यात्रियों को हरी झंडी दिखा करके रवाना करने वाले हैं। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड में बेसब्री से इंतजार रहता है चारधाम यात्रा के शुभारंभ का, और अक्षय तृतीया के मौके पर ये जो लोगों का इंतजार होता है ये खत्म हो जाता है। और जो मुहूर्त है 12:15 पर कल अक्षय तृतीया के दिन दोपहर 19 अप्रैल यानी गंगोत्री धाम के कपाट सबसे पहले खोले जाएंगे, और उसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट कल 19 अप्रैल को ही अक्षय तृतीया के दिन दोपहर 12:35 पर खोले जाएंगे। यानी चारधाम यात्रा की जो शुरुआत है कपाट खुलने के बाद अक्षय तृतीया के दिन बकायदा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ चारधाम यात्रा का हो जाएगा। और उससे पहले चारधाम यात्रा की जो तैयारियां होती है ऋषिकेश से
चार धाम यात्रा रोटेशन समिति की ओर से यात्रियों का जो जत्था है, बसों का जो बीड़ा है, उसको चार धाम यात्रा के लिए रवाना किया जाता है और मुख्यमंत्री उत्तराखंड यानी पुष्कर सिंह धामी बाकायदा बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और जो बसों का बेड़ा है जिसको चार धाम यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा, कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री उस बेड़े को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे और कल अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के धाम के कपाट खोले जाएंगे और 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं के लिए विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। वहीं 23 अप्रैल को सुबह 6:15 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट दर्शनार्थियों के लिए लगातार 6 महीने के लिए खोले जाएंगे और आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि चार धाम यात्रा को लिए सरकार कितनी संजीदगी से काम कर रही है, क्योंकि पिछले 3 महीने से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी, अधिकारी को ग्राउंड पर उतारा जा रहा था, पेयजल की समस्या, शौचालय की समस्या, पार्किंग की समस्या, मेडिकल कैंप, चिकित्सकीय उपकरण की समस्या, डंडी कंडी खच्चर मार्ग के व्यवस्थितकरण की समस्या, खासतौर पर जो चार धाम यात्रा के रूटों पर जहां पर केदारनाथ और बद्रीनाथ में बर्फबारी के कारण कुछ समस्याएं पैदा हो जाती है, वहां पर अलग अलग फोर्स को डिप्लॉय करके इस समस्या का समाधान करने का प्रयास राज्य सरकार ने किया है। साथ ही साथ क्योंकि जिस प्रकार से पिछले साल क्राउड मैनेजमेंट करने में बड़ी परेशानियां सामने आई थी, इस बार ऐसा ना हो, प्लान ए और प्लान बी को एग्जीक्यूट किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन में तकरीबन 18 लाख अभी तक हो चुके हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद एसएन पंत। देवभूमि उत्तराखंड में इस साल चारधाम यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में 17 अप्रैल सुबह से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। बता दें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मार्च के पहले हफ्ते में ही शुरू हो चुका था। लाखों श्रद्धालु पहले ही घर बैठे रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। जो लोग ऑनलाइन नहीं करवा पाए उनके लिए ऑफलाइन व्यवस्था की गई है। रजिस्ट्रेशन हो चुका है, चारों धाम यात्रा के लिए आए हैं। पहली बार जा रहे हैं? जी हाँ, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। व्यवस्थाएं सब अच्छी है, रजिस्ट्रेशन भी हो गया मेरा, सब बढ़िया है। यहाँ पे कार्यक्रम सब अच्छा है। यहाँ पे कई हमारे यात्री मध्य प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, अन्य राज्यों से यहाँ पर आए हैं। उन सभी का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया गया है, सभी का स्वागत किया गया है। इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं उसमें यहाँ पर चिकित्सीय सुविधा सभी श्रद्धालुओं के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर उनके गाइड करने के लिए भी यहाँ पे वॉलंटियर्स तैनात किए गए कि आगे जब वो चारधाम की ओर जाएंगे तो किस तरह के उनको प्रिकॉशंस रखने हैं, सर्दियों के कपड़े आदि रखने हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक तो यहाँ पे विशेष प्रबंधन किए हैं सुरक्षा के, फायर के, और इसके अतिरिक्त चारधाम के जब चारों धामों के कपाट खुल जाएंगे तो बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियाँ भी आएंगी, तो उसके लिए यातायात का भी विशेष प्रबंधन किया गया है। और त्रिस्तरीय इसमें योजना है, लीन डेज, नॉर्मल डेज के लिए, लीन डेज के लिए, वीकेंड्स के लिए, सप्तांत के लिए, और कोई पर्व होता है उसके लिए। कल खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। अक्षय तृतीया के दिन दोपहर 12:15 पर विधि विधान के साथ खुलेंगे कपाट। 19 अप्रैल को दोपहर 12:35 पर खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। श्रद्धालुओं के लिए विधि विधान के साथ खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को सुबह 6:15 पर खुलेंगे और इस बार चारों धामों के ग्रीष्मकालीन यात्रा लगभग 6 महीने तक चलेगी। नवंबर महीने में धामों के कपाट होंगे बंद। चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से नारसन बॉर्डर का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण यात्रा को सुगम सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से किया गया। अधिकारियों ने सीमावर्ती नारसन बॉर्डर पर यातायात व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का गहन जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधीनस्थ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लन ने बताया कि चारधाम यात्रा प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यात्रियों को सुरक्षित, बिना परेशानी के अपनी यात्रा पूरी करने में मदद करने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा को सुगम और सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन, राज्य सरकार के निर्देशन में लगातार कार्य कर रही है। और साथ ही स्पेशली स्वच्छता को लेकर एक अपील करना चाहूँगा कि हमारे चारधाम और हमारे जो उत्तराखंड राज्य है उसमें स्वच्छता को लेकर एक मुहिम चल रही है, जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है
कि हमारे चारधाम में जब भी कोई यात्री आए तो यहाँ पर इधर उधर कचरा ना फेंके और स्वच्छता को मानक को लेकर चलें और प्लास्टिक का प्रयोग न करें। पुलिस बंदोबस्त हर जगह करा गया है, फायर बंदोबस्त किया गया है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और विशेष हमारा इसमें फोकस हाईवे पर रहेगा और हाईवे पे जो ट्रैफिक में कोई व्यवधान ना है तो उसके लिए त्रिस्तरीय ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। एक लीन डेज के लिए, एक वीकेंड्स के लिए, सप्तांत के लिए और एक किसी पर्व स्नानों वाले दिन के लिए बनाया गया है और इसको अतिरिक्त पुलिस बल भी दिया गया है। और इस जो नया ट्रैफिक प्लान है इसको पिछले बैसाखी स्नान में और वीकेंड पे इसको ट्रायल के रूप में चलाया भी गया जो सक्सेसफुली चला। और वहीं उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ओबीसी मोर्चे के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आशीष सैनी ने राज्य की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। प्रेस क्लब महानगर रुड़की कार्यालय पर पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस नेता आशीष सैनी ने कहा कि उत्तराखंड में अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। उन्होंने कहा कि हत्या, लूट और दुष्कर्म जैसे मामलों में 25% तक इजाफा हुआ, जिससे आम जनता में डर का माहौल है। इस वार्ता का जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। भ्रष्टाचार के कारण से ये सब गड़बड़ हुई, चाहे हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण का मामला हो या गोकशी का मामला हो या जितने भी मामलों में आप देखते हैं तो लास्ट में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए सरकार, ये दोनों एक दूसरे के साथ पूरक बनकर खड़े हुए हैं। इसीलिए हम लोग हैं दूसरे भी आगे बढ़कर जो इनकी ओछी मानसिकता सरकार की दिखाई दे रही है कि मुद्दों पर बात करके जवाब देने के बजाय जवाबदेही से बचने के लिए भावना पांडे जैसे लोगों को लाया जाता है, जिनका पूरा चरित्र, पूरा समय भ्रष्टाचार, ब्लैकमेलिंग और तमाम तरह के गलत कामों को लेकर हुआ। चंपावत के लोहाघाट से खबर है, जहां भाजपा नेता प्रवीण पांडे ने लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत गांवों में सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने और विकास से वंचित रखने के आरोप अपनी ही पार्टी पर लगा दिए हैं। भाजपा नेता प्रवीण पांडे ने कहा, लेटी, डूंगरा और उसके आसपास का क्षेत्र आज भी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ इन सीमांत गांवों को नहीं मिल पा रहा। पांडे ने कहा कि जल जीवन मिशन का कोई अता पता नहीं। लंबे समय से योजना क्षतिग्रस्त होने के कारण महिलाएं 2 से 3 किलोमीटर दूर जाकर के पानी ढोने को मजबूर है। मैंने कई बार जो है जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से, अपने माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से कई पत्र जो है दे चुके हैं। सर, इसमें जो है हमारी जो है क्षेत्र की बार बार उपेक्षाएं हो रही है। पार्टी की जो है इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, हमारा जो है क्षेत्र में बार बार विरोध हो रहा है। अन्य जो है विपक्षी पार्टियां भी हमारा विरोध कर रही है। वहाँ के जो है हमारे जो जनता जनार्दन है वो भी हमारा बार बार विरोध कर रही है कि मतलब सरकार जो है यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, हमारे मुख्यमंत्री महोदय से मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि साहब हमारा जो सीमांत क्षेत्र है इसकी स्वयं सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, कहाँ तक नहीं, मतलब इसको हम बर्दाश्त करिए। इसका जो है पार्टी को जो है 2027 में जो भारी नुकसान होने वाला है। वक्त तो चलाए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। और वहीं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। चंपावत जिले के नवनिर्वाचित यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष सक्षम अधिकारी के पहली बार लोहाघाट आगमन पर जोरदार स्वागत हुआ। जाक बंगला परिसर में हुए स्वागत समारोह में विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी और कांग्रेसी नेताओं ने सक्षम अधिकारी को शुभकामनाएं देते हुए फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधायक खुशहाल सिंह ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष सक्षम अधिकारी को शुभकामनाएं देते हुए कहा, आज ऐसे ही युवाओं की पार्टी को जरूरत है। उन्होंने कहा, सक्षम के जिला अध्यक्ष बनने से पार्टी को मजबूती मिली है, जिसका लाभ पार्टी को 2027 विधानसभा चुनाव में मिलेगा। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करूंगा कि विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि जो जीत कांग्रेस यूथ में इन लोगों ने यहाँ पर दिखाई है, यह एक सौभाग्य का विषय है। इसलिए भी है, आपने देखा होगा आज तक भी हमारे इस यूथ कांग्रेस के तमाम, पहले भी हमारे तमाम पदाधिकारी लोग आए बने,
यह पहला मौका होगा कि इतने युवा इस जश्न को मनाने के लिए, इस जीत को मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो नशे से दूर रहेगा वो मेरा सच्चा साथी होगा, और साथ ही कि जो अगल बगल भी जो नशे में लिप्त है लोगों को, उनको बाहर दरकिनारे निकालेगा नशे के झंझट से। तो मैं उन सभी के साथ हर साथ रहूँगा, और जो पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है इसका मैं बढ़ चढ़कर जैसे भी होगा, जितने भी मतलब एक कहने में हमारे जब इतने लोग एकत्रित हो गए तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के मियांवाला क्षेत्र में तालाब और जलमग्न भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने इस मामले में देहरादून के जिलाधिकारी को याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर जांच करने और 3 माह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह जनहित याचिका देहरादून के मियांवाला निवासी महेंद्र सिंह बचोला ने दायर की थी। याचिका में कहा गया कि देहरादून में तालाब और जलमग्न भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने इस भूमि का स्वरूप बदल करके उस पर पार्क और अपने हित के लिए रास्ता बना दिया। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह भूमि सरकारी रिकॉर्ड में तालाब और जलमग्न के रूप में दर्ज है, जिसका स्वरूप बदला नहीं जा सकता। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति को निर्देश दिया है कि वरिष्ठता विवाद में संबंधित लंबित अपील का निस्तारण 3 सप्ताह के भीतर किया जाए। कोर्ट ने कहा कि जो भी शिक्षक अपील अधिकारी की ओर से वरिष्ठ घोषित होगा और उसे कार्यवाहक प्राचार्य का प्रभार सौंपा जाएगा। याचिकाकर्ता का कहना था कि वह कॉलेज की वरिष्ठतम शिक्षक है, इसलिए प्राचार्य पद का प्रभार उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने 19 अक्टूबर 2025 की वरिष्ठता सूची का हवाला दिया, जिसमें उनका स्थान 3रा है, जबकि डॉक्टर चौहान और डॉक्टर पावर क्रमशः 4थी और 5वें स्थान पर हैं। प्रतिवादी पक्ष ने कोर्ट को बताया कि उक्त वरिष्ठता सूची को चुनौती देते हुए अपील कुलपति के समक्ष लंबित है, इसलिए इस आधार पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता। रामनगर के पीरुमदारा क्षेत्र में एक महिला से मंगलसूत्र लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने महिला को निशाना बनाते हुए गले से मंगलसूत्र झपट लिया और फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वारदात के बाद पीड़िता ने तुरंत पड़ोस में रहने वाली वार्ड सदस्य रेखा देवी को इसकी जानकारी दी और इसके बाद पुलिस को फोन पर सूचना दी गई। इधर स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है। उनका कहना है कि पीरुमदारा क्षेत्र में लगातार चोरी लूट की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन कई मामले ऐसे हैं जिनका अब तक खुलासा नहीं हो पाया। वो आई आदमी नीचे आया खेत में, वहाँ हम पानी लगा रही थी, उसने मेरे गले में खड़े होने में छीन के ले गया और उसका चेहरा नहीं देख पाई मैं। वो मुझे दूसरे लड़के ने बताया कि 3 आदमी गए हो। 3 गए तो 3 में से 2 तो वहीं खड़े रहे, उसमें मोटरसाइकिल में यही नीचे उतरा। ये नीचे क्यारी में पानी लगा रही थी करीबन लगभग 5:30 बजे करीबन। तो सुनने में आए कि 3 आदमी थे, देखे तो हमने नहीं थे, पड़ोसी ने देखा और उन्हें 2 ऊपर ही खड़े रहे मोटरसाइकिल के पास। एक गया नीचे क्यारी में तो इसके सामने खड़ा हुआ हो, इसने जब पीछे पलट के देखा तो इसके गले में ही झपटा मार करके मंगलसूत्र कैन ले गया। देहरादून के विकास नगर से खबर है, जहां 2 अलग अलग स्थानों पर सड़क हादसों ने हड़कंप मचा दिया। पहला हादसा मसूरी कट स्थित यमुना पुल के पास हुआ, जहां एक अनियंत्रित ट्रक सीधे नदी में जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए ट्रक चालक को बाहर निकालवाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इस हादसे में एक व्यक्ति के लापता होने की खबर है। लापता व्यक्ति की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है और यमुना पुल से लेकर के डैम तक नदी किनारे और पानी के भीतर गहन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी घटना जूड़ो क्षेत्र की है, जहां एक ट्रक नदी में जा गिरा। हालांकि इस हादसे में गनीमत रही कि ट्रक में सवार दोनों लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी का विपक्ष पर हमला, बोले लोकसभा में अधिनियम रोकना नारी का अपमान, सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जारी, पहले दिन 2713 श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। कल खुलेंगे यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट, प्रशासन ने की पूरी तैयारी।
उत्तराखंड में चुनाव से पहले गरमाई सियासत। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष सैनी ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा प्रदेश में हत्या, दुष्कर्म जैसे अपराधों में तेजी और बढ़ोतरी। देहरादून में तालाब की भूमि पर अतिक्रमण से जुड़ा मामला, हाईकोर्ट ने कार्रवाई के दिए निर्देश, कहा जिलाधिकारी जांच कर 3 महीने में ले फैसला। उत्तराखंड में मौसम का डबल अटैक, मैदान में गर्मी का टॉर्चर, पहाड़ों पर होगी बारिश बर्फबारी। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।